हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसपे अपन ने यूरिन फॉर्मेशन किया था तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेते हैं और वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसे अपनी बुक में हेडिंग दे रखा है कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है इससे अपन यूरिन को और कंसंट्रेट कर सकते हैं, मतलब उसमें से वाटर को ज्यादा से ज्यादा वापस एब्जॉर्ब करके यूरिन में कम लॉस करेंगे। किसका? वाटर का। जितना कम लॉस करेंगे उतना ही यूरिन क्या कहलाएगा? कंसंट्रेट यूरिन कहलाएगा। तो वो कंसंट्रेट यूरिन करने की मैकेनिज्म बेसिकली क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसे काउंटर करंट क्यों कहते हैं? तो काउंटर का मतलब है अपोजिट और करंट का मतलब अपने यहां पर है फ्लो से। किससे? फ्लो से। तो देखो, दो चीजें हैं जहां पर काउंटर करंट होती है, एक लूप ऑफ हेनले में और एक वासा रेक्टम में। देखो, लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट कहां से आ रहा है? पीसीटी से आता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, और उसकी जो असेंडिंग लिम्स है उसमें फिल्ट्रेट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों लिम्स में फिल्ट्रेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या है? काउंटर करंट है। किसका? फ्लो का। ठीक है, किसका? फिल्ट्रेट का, सॉरी। ठीक है। और ठीक ऐसा कैसा काउंटर करंट देखने को मिलता है? वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा देखो, ये इफरेंट आर्ट्रियोल यहां जाएगी और फिर वो नेटवर्क वगैरह बनेगा। उसके बाद एक जो वेसल्स नीचे की तरफ जा रही है और ये नीचे जाएगी और फिर वापस ऐसे ऊपर आकर यहां से निकल जाएगी, आगे यहां कंबाइन होगी, फिर वेन्यूल बनाएगी, फिर रीनल वेन बनाकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन यहां ब्लड का फ्लो कैसे है? पहले नीचे की तरफ जा रहा है और इस वाली लिम्स में कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें भी दोनों लिम्स में ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो अपोजिट है। इसमें भी क्या है? काउंटर करंट है। यही वजह इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसका क्या फायदा, इससे क्या होता है, वो अभी अपन समझेंगे। तो पहले अपन लिखते हैं कि मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन। मैमल जो है उसके पास में ये एबिलिटी है कि वो यूरिन को क्या कर सकता है? कंसंट्रेट फॉर्म में सिक्रेट कर सकता है। द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। हेनले लूप और वासा रेक्टा जो होती है इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले। ये जो फिल्ट्रेट जा रहा है किसके अंदर? लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्स में, वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो वो क्या बनाती है? काउंटर करंट। और ऐसा कैसा काउंटर करंट का पैटर्न अपन को वासा रेक्टम में भी देखने को मिलता है। अब देखो होगा क्या, उसको अच्छे से समझते हैं। देखो, ये अपने लूप ऑफ हेनले बनाया, ये कलेक्टिंग डक्ट बना रखी है और ये बीच में क्या बना रखी है? वासा रेक्टम। ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्स, ये असेंडिंग लिम्स है लूप ऑफ हेनले की, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अपन सब जानते हैं कि जब डिसेंडिंग लूप से, डिसेंडिंग लिम्ब से, हाँ एक और चीज, और इसके आसपास जो है एरिया, उस एरिया में जो लिक्विड है उसे अपन कहेंगे इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड। ठीक है। और उसे मेड्यूलरी फ्लूइड क्यों कह रहे हैं उसको भी समझते हैं। देखो इस डायग्राम से, इस लाइन के ऊपर का जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है। आप सब जानते हैं कि लूप ऑफ हेनले जो होती है वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती है, लेकिन होती कहां पर है? मेडुला में। ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला। तो इसके आसपास का जो भी रीजन होगा उसे अपन क्या कहेंगे? मेड्यूलरी फ्लूइड। तो अपन सब जानते हैं कि जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्स से नीचे की तरफ जाता है तो उसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में अपन ने पढ़ा था। और ये रीअब्जॉर्प्शन होकर जो फ्लूइड है वो जाएगा कहां पर? तो पहले ये फ्लूइड जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, मतलब मेडुलरी रीजन में जाएगा, और वहां से वो कहां चला जाता है? असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टम में चला जाता है। ऐसा क्यों? इसे अभी अपन समझते हैं। ठीक है। और जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है, मतलब असेंडिंग लिम्ब से होकर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उस समय इसमें से NaCl, मतलब NaCl का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगेन ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? पहले यहां से कहां आएगा? फिल्ट्रेट, मतलब वो जो बीच का रीजन है मेडुलरी रीजन, वहां आएगा और फिर उससे वासा रेक्टा में चला जाएगा। अब इसमें स्पेशल क्या है वो समझाता हूं। देखो, यहां से जब फिल्ट्रेट गुजरता है तो वो उसमें से वाटर बाहर आता है। इसके दो रीजन है। एक तो ये जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, किसके लिए? वाटर के लिए। लेकिन वाटर बाहर जा क्यों रहा है? तो अपन सब जानते हैं वाटर अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और उसकी कम कंसंट्रेशन कहां ज्यादा, कहां होगी? जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा।
देखो मान लेते हैं कि ये दो चीजें हैं, यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है और यहां पर सॉल्यूट क्या है, कम। ठीक है, अपने केस में ये सॉल्यूट है NaCl, तो जहां NaCl ज्यादा होगा वहां बेसिकली वाटर अपन को क्या फील होगा, कम है। और जहां NaCl कम है वहां पर वाटर क्या होता है, ज्यादा। तो वाटर अपनी ज्यादा अमाउंट से, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो वाटर को मूव करवाने के लिए क्या करने की जरूरत है, आसपास के रीजन में NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर आसपास के रीजन में NaCl ज्यादा होगा तो वाटर वहां चला जाएगा उसको काउंटर करने के लिए। तो यहां पर देखो असेंडिंग लिम्ब्स ऑफ जो लूप ऑफ एल है उससे NaCl एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और वो एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिव। कैसा होता है, एक्टिव। और वो NaCl या मेडुलरी रीजन में क्या होगा, फिल हो जाएगा। इसका मतलब मेडुलरी रीजन की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और उस वजह से यहां से वाटर जो है वहां जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है, NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वाटर इधर से इधर आ जाएगा। ये बात क्लियर? अब ये NaCl जो है वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्फ्स में चला जाता है, और डिसेंडिंग लिम्फ्स जब ब्लड को लेकर यहां आती है तो डिसेंडिंग लिम्फ ये असेंडिंग लिम्फ्स में जब आएगा, डिसेंडिंग से होता हुआ कहां जाएगा, असेंडिंग। जब असेंडिंग में जाएगा तो असेंडिंग में NaCl ज्यादा है। अब NaCl ज्यादा है तो यहां से वाटर कहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। तो पहले डिसेंडिंग लिम्फ्स ऑफ लूप ऑफ एल से बीच में आया, फिर वहां से कहां चला गया, वासा रेक्टा। अब इस फ्लो का इंपोर्टेंस हुई ना। अगर ये ऐसे होता, ध्यान से सुनो, अगर ये लिम्फ सीधी की सीधी होती और मान लेते हैं कि यहां पर H2O एब्जॉर्ब होता है और यहां पर NaCl, तो NaCl यहां रीअब्जॉर्ब होता है तो यहां NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी, धीरे धीरे NaCl का रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। और यहां H2O बाहर जाने लगेगा तो धीरे धीरे H2O बाहर आसपास ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ी देर से H2O का रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे यू शेप में है जिसमें फ्लो उल्टा है। तो यहां से इधर आता है, फिर ये डिसेंडिंग लूप्स ऑफ वासा रेक्टा इधर लेकर आती है, जिससे ये H2O इधर चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि NaCl का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कंसंट्रेशन को ग्रेडियंट सेट करता है। ठीक है, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एक और चीज, कलेक्टिंग डक्ट में H2O रीअब्जॉर्ब होता है, नीचे से कुछ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो वो यूरिया इसीलिए रीअब्जॉर्ब होता है ताकि यहां आसपास के रीजन में क्या हो सके, कंसंट्रेशन बढ़ सके, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो वाटर का ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए NaCl और यूरिया को कहां लाया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लाया जाता है। तो ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर के ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन के लिए। और यही क्या होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर फ्लो और इसमें फ्लो, जो दोनों लिम्फ्स में उसमें उल्टा है। इसमें यहां नीचे है, यहां पर ऊपर है, जबकि वासा रेक्टा में यहां नीचे है, यहां पर ऊपर है। तो इस वजह से पहले यहां NaCl जो होता है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा, और जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, जिससे वाटर बाहर की तरफ जाएगा। वाटर कैसे जाएगा, पहले यहां से बीच में, फिर यहां से वासा रेक्टा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, द काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू प्रोड्यूस हाइपरटोनिक मीडियम इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल प्लेस। देखो हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है, जहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा हो, ड्यू टू विच रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, उसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। एंड कंसंट्रेट यूरिन फॉर्म, जिससे यूरिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेट। एक और चीज देखो, वैसे तो ये अभी अपन एक डायग्राम देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, उससे समझेंगे। लेकिन याद रखना कॉर्टेक्स रीजन में जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं देखो 400 हुई, 400 से 600 हुई, 600 से 900, और ऑल द वे जाते जाते कितनी होगी, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई। और ये इतनी कंसंट्रेशन कैसे हुई, दो चीजों की वजह से, एक NaCl की वजह से और एक यूरिया की वजह से। और इस कंसंट्रेशन का क्या फायदा होगा, वाटर का ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, जितना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा उतना ही कंसंट्रेट यूरिन बनेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन बुक वाले डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो बुक में डायग्राम है उसे समझते हैं। तो देखो बुक में यहाँ पर अपन को डायग्राम के साथ में रीडिंग्स भी दे रखी है,
और ये अपना लूप ऑफ हेनले, और ये किसका बनाया हुआ है, वासा रेक्टा का बनाया हुआ है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में ये देखो फ्लो नीचे की तरफ हो रहा है, और इस वाले में ऊपर की तरफ। इन दोनों लिम्स में फ्लो जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए काउंटर करंट। और वासा रेक्टम देखो इसमें नीचे की तरफ हो रहा है, और यहाँ से कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये भी काउंटर करंट। अब देखो यहाँ से जो होता है क्या हो रहा है, NaCl बार की तरफ जा रहा है, और NaCl के बार की तरफ जाने से क्या होगा, आसपास में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और इसे काउंटर करने के लिए H2O कहाँ आएगा, बार की तरफ, ठीक है। तो जो अपने असेंडिंग लिम्स होती है हेनले, उससे NaCl बार आता है, और डिसेंडिंग लिम्स होती है हेनले लूप की, उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बार NaCl ज़्यादा हो रहा है, और वो कौन कर रहा है, ये अपने असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले कर रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले की वजह से NaCl बार आएगा, और उसकी वजह से डिसेंडिंग लिम्स से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। और ये जो NaCl यहाँ बाहर आया है वो कहाँ चला जाएगा, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्स में, और ये वासा रेक्टा ये ब्लड असेंडिंग लिम्स में लेकर जाएगी, और ये असेंडिंग लिम्स, ये वाली लिम्स इसके पास में से गुजरेगी। तो जब वाटर यहाँ बाहर आएगा, फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसमें, क्योंकि इसमें भी देखो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है उस ब्लड में से H2O बाहर जा रही है। यही वजह है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। देखो 300 से 400, 400 से 600, 800, 1000 और 1200 तक हो जाती है। फिर यहाँ से NaCl बाहर जाने लगेगा, तो जैसे जैसे NaCl जाएगा वापस कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, 300 हो गई, फिर 200 भी हो जाती है। फिर यहाँ पर वाटर वापस रीअब्जॉर्ब होगा। फिर जैसे ही ये वाटर ये जो अपना फिल्ट्रेट जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, तो उसमें से पानी रीअब्जॉर्ब होने लग रहा है, वापस कंसंट्रेट यूरिन बनेगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं वापस समझा दूंगा पहले, लेकिन फिर भी इस डायग्राम में ही बता देता हूँ। यहाँ आइसोटोनिक होता है, फिर यहाँ से वाटर निकला तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनडायरेक्टली बढ़ गई, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा फ्लूइड कैसा होता जाएगा, हाइपरटोनिक। फिर जब इसमें ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें से NaCl निकल रहा है, इसका मतलब वापस कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो आइसोटोनिक बनेगा पहले, तो फिर कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। फिर जब ये कलेक्टिंग डक्ट में से नीचे से मूव करेगा तो इसमें पानी बाहर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो वापस कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो दो वजह से, मतलब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है ये दो वजह से हो रहा है। एक तो काउंटर करंट फ्लो हो रहा है किसके अंदर, वासा रेक्टा और हेनले लूप में, और ये दोनों एक दूसरे के पास पास में भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपन को ये समझना है कि जो ऑस्मोलैरिटी है इसकी वजह से इंक्रीज करते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, देखो 300 से कहाँ तक पहुँच गई, 1200 तक पहुँच गई। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके काम में आता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। और ये चीज़ जो है अपन ने किससे की है, दो चीज़ों से, एक तो NaCl से, एक यूरिया से। देखो यहाँ से NaCl बाहर आ रहा है और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आ रहा है, जिससे आसपास कंसंट्रेशन कितनी तक पहुँच गई, 1200 तक पहुँच गई। और इतनी कंसंट्रेशन में वाटर आराम से क्या हो सकता है, रीअब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। This gradient help in easy passage of water from descending limbs of loop of Henle और collecting duct से, ठीक है। एक ह्यूमन किडनी कितना कंसंट्रेशन कर सकती है, तो देखो यहाँ पर रीडिंग थी 300 और यहाँ पर रीडिंग है 1200, तो कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 4 टाइम्स जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है उसका 4 टाइम कंसंट्रेशन कर सकती है, ठीक है। एक देखो अपन ये लिख लेते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है जो PCT में जाता है, उस समय फिल्ट्रेट कैसा होता है, आइसोटोनिक। फिर डिसेंडिंग लिम्स में जब जाता है तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वो हाइपरटोनिक होता जाएगा। फिर थिन लिम्स ऑफ असेंडिंग लिम्स की जो थिन लिम्स होती है उसमें जब जाएगा तो आइसोटोनिक, और उसके और ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। फिर जब DCT में जाएगा तो वहाँ पर वापस कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक। और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जब जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो ये याद रखना आप। कंसंट्रेटिंग सेगमेंट कौन सा है जहाँ कंसंट्रेशन होता है, तो देखो कंसंट्रेशन दो जगह हो रहा है, एक तो अपने कहाँ हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है, और एक कहाँ पर हो रहा है, अपने डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का वो पार्ट है जहाँ पर कंसंट्रेशन होता है, और डाइल्यूशन कहाँ पर हो रहा है, असेंडिंग लिम्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट आगे लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट किया जाता है, कितना यूरिन बनेगा वो कैसे रेगुलेट किया जाता है।
तो उसको रेगुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, देखो यूरिन कितना बनेगा ये मेजरली डिपेंड करता है वाटर के अमाउंट पे। तो आप चेंज कर दो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर आप वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब करोगे तो यूरिन में कम जाएगा और यूरिन कम बनेगा। अगर आप वाटर को कम रीअब्जॉर्ब करोगे तो यूरिन के साथ ज्यादा जाएगा और ज्यादा यूरिन बनेगा। दूसरा है चेंजिंग इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन चेंज करके भी अपन किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। देखो अगर सॉल्ट को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करोगे तो इनडायरेक्टली उसको काउंटर करने के लिए वाटर अपने आप पीछे पीछे क्या होगा, ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और तीसरा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेंज करके। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है कि जो नेफ्रॉन जो होते हैं उनसे कितना फिल्ट्रेट पर मिनट क्या होता है, फिल्टर होता है। और ये चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से और वैसो डायलेशन से। वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब जो ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा जिससे फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा, और वैसो डायलेशन मतलब उसे रिलैक्स कर देंगे तो कम फिल्ट्रेट बनेगा। अब ये तो हुए तरीके, ये करवाएंगे कौन? तो 3 ऑर्गन जो है या 3 स्ट्रक्चर जो है वो ये करवाते हैं। एक हाइपोथैलेमस, एक जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि किडनी में होगा, और एक हार्ट। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं इसकी 1 बाय 1 करेंगे। अभी अपन पहले आउटलाइन लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके उससे एक हार्मोन सिक्रेट करवाता है, एडीएच या वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और जब ये जाएगा तो कंडीशनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो कहां होता था, डीसीटी में होता था और कलेक्टिंग डक्ट में होता था। तो जैसे ही एडीएच रिलीज किया जाएगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन कम बनेगा या ज्यादा कंसंट्रेट यूरिन बनेगा। और अगर एडीएच का कम सिक्रेशन होगा तो इसका मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करना है, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा जिससे ज्यादा यूरिन बनेगा और डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या होता है अभी समझते हैं। इसे रास सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको अभी देखते हैं। और ये क्या कराते हैं, 3 काम कराते हैं। ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा सकते हैं जिससे जीएफआर चेंज हो जाएगा, और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को भी ये हैंडल करता है। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट क्या करेगा, एएनएफ सिक्रेट करेगा, इसके बारे में भी अभी देखेंगे। और ये वेसो डायलेटर है। ये क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वेसो डायलेटर, ये इसको चेक करेगा, इसके काउंटर काम करेगा रास के। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इसको। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 इन तीनों रेगुलेशन को समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं अपन हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है वो एडीएच और वैसोप्रेसिन जो होता है इसको सिंथेसाइज करवाता है, लेकिन रिलीज करवाता है ये किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब एडीएच जो है वो क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, वो भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कहाँ से, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा तो कैसा यूरिन बनेगा, कंसंट्रेट यूरिन बनेगा। अब अगर एडीएच कम सिक्रेट होता है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, मोर यूरिन बनेगा, जिसे क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस। और एडीएच की प्रेजेंस में ये डाईयूरेसिस का उल्टा हो रहा है, इसीलिए एडीएच को क्या कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। मतलब ये डाईयूरेसिस नहीं होने देता, मतलब ज़्यादा यूरिन नहीं बनने देगा, क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा तो यूरिन की अमाउंट कम बनेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लेते हैं रेगुलेशन में, जो करता है जे जे मतलब जक्स्टा, जी मतलब ग्लोमेरुलर और ए का मतलब एपरेटस। अब ये होता क्या है पहले वो समझते हैं। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। मतलब कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए किडनी पहले से ही कुछ रखती है, उसे कहते हैं जीजीए। JGA is a special sensitive region formed by cellular modification। मतलब जो सेल्स होती है किसी पर्टिकुलर जगह की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और वो जगह कौन सी है, एक है डीसीटी और एक है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और ये दो जो है, इस एफरेंट आर्ट्रियोल को कुछ जगह पर ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्ट्रियोल भी लिखा जाता है। इन दो जगह की सेल जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है, JGA बनाती है। It consists 2 types of cell,
एक होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो कि बेसिकली स्मूथ मसल सेल है, जो कहां पर होती है, वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि कहां किसका हिस्सा है, एक तरीके से ग्लोमेरुलस का, इसीलिए इसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहते हैं। ग्लोमेरुलर के पास में, जक्स्टा का मतलब मैं पहले भी बताता, उसके पास में, तो एफरेंट आर्ट्रियोल जहां पर खत्म होकर ग्लोमेरुलस बनना शुरू होता है, उसके जस्ट पास वाली, मतलब ये एफरेंट आर्ट्रियोल और यहां से ये ग्लोमेरुलर बन गया, तो यहां की जो सेल होती है इस वाले जगह पर, वहां की सेल जो होती है वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल कहलाती है, और इनके अंदर इनएक्टिव रेनिन होता है, मतलब जरूरत पड़ने पर ये रेनिन सिक्रेट करवा सकती है, और वो क्या करेगा अभी अपन देखते हैं। और एक होता है मैक्यूला डेंसा, दीज आर कीमो रिसेप्टर, मतलब किसी केमिकल सेंसिटिव होती है, और किसके सेंसिटिव होती है, ऑक्सीजन के, और ये कहां होती है, डीसीटी की एपिथेलियम में, और ये इरिथ्रोपोइटिन करके एक सब्सटेंस होता है, वो सिक्रेट करती है, जो इरिथ्रोपोइसिस को बढ़वा सकती है, ठीक है। अब अपन समझते हैं ये जो JGA जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसे अपन इस तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, अ फॉल इन GFR, जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी आती है तो ये काम करना शुरू कर देता है, ये सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो फॉल इन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब भी कम होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है वो रेनिन सिक्रेट करेगी। पहले क्या होगा, रेनिन सिक्रेट होगा, फिर ये ऐसे चलेगा सीक्वेंस। तो सबसे पहले जैसे ही GFR कम होगा, रेनिन आएगा। रेनिन कहां से आएगा, जी सेल जो होगी वो सिक्रेट करेगी, बोले तो किडनी सिक्रेट करवाएगी। और ये क्या करता है कि रेनिन जैसे ही आता है तो प्लाज्मा में जो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में, और कौन बनाता है, वो लीवर बनाता है। ये रेनिन उस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, और इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, जो कौन सिक्रेट करता है, लंग्स। तो पहले रेनिन आएगा, रेनिन जो होगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब देखते हैं एंजियोटेंसिन क्या करता है। ये एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है, एक काम तो ये करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो GFR बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा। ये साथ में एक्टिवेट करता है एडिनल कॉर्टेक्स को भी, एडिनल ग्लैंड जो होती है उसको एक्टिवेट करता है, और वहां से एक हार्मोन रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरॉन। अब देखते हैं एल्डोस्टेरॉन क्या करता है। ये हार्मोन जो है ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का कहां होता है, डीसीटी में, तो वहां से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, और जैसे ही सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा पीछे पीछे वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पहले रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन, फिर एल्डोस्टेरॉन, इसीलिए इसे RAAS सिस्टम भी कहते हैं। अब बात आती है इन सब चीजों से क्या होगा, बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरा है हार्ट। अब हार्ट जो है ANF सिक्रेट करता है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये Na+ का एक्सक्रिएशन बढ़ाता है। देखो अभी अपन ने देखा कि सोडियम अगर एब्जॉर्ब किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ये बेसिकली Na+ को क्या कर रहा है, एक्सक्रिएट करवा रहा है यूरिन के साथ में, और जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा। और साथ में ये वेसोडाइलेशन का भी काम करेगा, जबकि ऊपर क्या हो रहा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर हो रहा था। एंजियोटेंसिन क्या था, एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, जबकि ये वेसोडाइलेशन कर रहा था। इसका मतलब ANF जो है इस वाले सिस्टम के जस्ट उल्टा काम कर रहा है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो उस समय ANF जो होगा वो आएगा और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, वेसोडाइलेशन से और Na+ के एक्सक्रिएशन से। अगर ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा कम हो रहा है, GFR घटने लग रहा है, तो रास सिस्टम काम करेगा, वो Na+ का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा कराएगा और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये तीन चीजें जो होती है वो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती है। एक कौन था अपना, एक था हाइपोथैलेमस, दूसरा था JGA जो कि किडनी का पार्ट है, और एक होता है हार्ट, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। जब अपन ने किडनी के बारे में पहली लाइन लिखी थी तो लिखी थी कि इट इज मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, इसका मतलब अदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी होते हैं। तो लीवर, लंग्स और स्किन भी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर सकती है। अब ये क्या क्या करती है वो देखते हैं। लंग्स जो होता है वो CO2 रिलीज करती है। अब आप कहोगे ये तो रेस्पिरेशन हुआ, नहीं। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो CO2 और वाटर होती है, और लंग्स दोनों को रिलीज करती है। CO2 भी रिलीज होती है और कुछ अमाउंट में वाटर भी जो होता है वो रिलीज करती है। और CO2 की रीडिंग दे रखी है एनसीईआरटी में, 200 ml पर मिनट CO2 क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। और अराउंड 400 ml पर मिनट वाटर भी क्या करती है, एक्सक्रिएट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर के बारे में पहली लाइन लिखी हुई है, वो आपको पहले से ही याद होनी चाहिए कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, और ये क्या करती है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। देखो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन क्या होता है, आरबीसी के डिग्रेडेशन से एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनते हैं, वो है। कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, इन सारी चीजों का एक्सक्रीशन लीवर करती है। अब क्योंकि लीवर बाहर तो खुलता नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें लीवर कहां पहुंचा देता है, डाइजेस्टिव ट्रैक पे, और वहां से एक्सक्रिएट हो जाते हैं। दीज सब्सटेंस पास अलोंग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट। नेक्स्ट है स्किन। स्किन में दो तरह की ग्लैंड होती है, एक स्वेट ग्लैंड जो स्वेट बनाती है, और एक होती है सिबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड जो ऑयल बनाती है। अब इन दोनों का एक एक फंक्शन तो यह है कि स्वेट इसलिए रिलीज होता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो, ज्यादा गर्मी में ज्यादा स्वेट आता है जिससे कूलिंग होती है। और सिबेसियस ग्लैंड जो होती है ऑयल या सीबम सिक्रेट करती है जो स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। लेकिन इनके एक्सक्रिएटरी फंक्शन भी है। स्वेट के साथ साथ में NaCl, स्मॉल अमाउंट में यूरिया, लैक्टिक एसिड, इनको भी बाहर निकाला जाता है, तो वो भी एक्सक्रिएशन हो गया। और सिबेसियस ग्लैंड जो है वो सीबम रिलीज करती है, उसके साथ साथ स्टेरॉल्स, वैक्स, हाइड्रोकार्बन, कुछ सर्टेन सब्सटेंस को भी बाहर निकालती है। तो किडनी के अलावा लंग्स, लीवर और स्किन भी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन कौन होता है, किडनी होता है, ठीक है। तो ये अपने रोल ऑफ अदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन थे। नेक्स्ट लेते हैं डिजीज। तो फर्स्ट है यूरेमिया। तो देखो किडनी जो है वो ब्लड से यूरिया को निकालकर यूरिन के साथ एक्सक्रिएट करवाती है। अगर किडनी में कोई माल फंक्शन हो जाए तो इसका मतलब ब्लड में यूरिया की अमाउंट बढ़ने लगेगी, और इस केस को अपन क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। तो माल फंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, और इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। और फिर ये प्रॉब्लम अगर लंबे समय तक परसिस्ट रहे तो पर्सन मर भी सकता है। और इसके ट्रीटमेंट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बेसिकली किडनी सही ढंग से वर्क नहीं कर रही तो हीमोडायलिसिस करवाते हैं, आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं जो हीमोडायलिसिस ही कहलाती है। कैसे करते हैं अभी अपन समझेंगे। और अगर ये परमानेंट प्रॉब्लम है कि उसकी किडनी काम नहीं कर रही तो फिर अपन किडनी ट्रांसप्लांटेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है रीनल कैल्कुलाई, जिसे अपन आम भाषा में रीनल स्टोन या पत्थरी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल मास, मतलब इनसॉल्युबल मास, ऐसा मास बनने लगता है जो पानी में घुलता नहीं है, जिसको अपन स्टोन कहेंगे। और कहां बनता है, देखो ये किडनी है, यहां से यूरिटर निकलती है, ये वाला इलाका कौन सा होता है, रीनल पेल्विस। यहां पर धीरे धीरे ऐसे सब्सटेंस इकट्ठे होते जाते हैं जो कि पानी में घुलते नहीं है। और ये सब्सटेंस किसके होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट के और कैल्शियम फॉस्फेट के। और ये इनसॉल्युबल मास ही क्या कहलाता है, रीनल स्टोन कहलाता है, ठीक है। अब ये रीनल पेल्विस वाले इलाके में बनता है जहां से यूरिटर स्टार्ट होती है। तो जैसे यूरिन यूरिटर में जाने लगेगी ये ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, बीच में पड़ा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, दर्द भी हो सकता है। और कभी कभी और खराब हो सकता है कि अगर ये स्टोन कहां पर चला जाए, यूरिटर में, और वहां फंस जाए तो बिल्कुल ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। तो पेन होने लगेगा यूरिन पास में, ठीक है। तीसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो ITIS वर्ड जब भी आता है तो इन्फ्लामेशन, यहां कहां होगा, ग्लोमेरुलर में इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अगर ये इन्फ्लामेशन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है तो इसे ब्राइट डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट भी है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उनको भी समझते हैं और हीमोडायलिसिस कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सम कंडीशन जो डिस्क्राइब करती है यूरिन की कंडीशन को या किडनी की कंडीशन को। सबसे पहले ग्लाइकोसूरिया, इसका मतलब यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है।
दूसरा है पॉलीयूरिया, मतलब यूरिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है। ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन कम बन रहा है। डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस मतलब किडनी ज्यादा फिल्ट्रेट बना रही है, किडनी फिल्टर मोर, ठीक है, और इससे भी क्या होगा, यूरिन ज्यादा ही बनेगा, ठीक है। प्रोटीनोनूरिया, इसका मतलब यूरिन के साथ प्रोटीन निकल रहा है, जबकि अपन ने देखा था जीएफआर जो होता है वो प्रोटीन फ्री होता है, तो अगर उससे प्रोटीन भी निकलने लगे तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोटीनोनूरिया। अगर यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज भी निकल रही है तो इसे कीटोनूरिया कहेंगे। और डिसयूरिया होता है अगर यूरिन एक्सक्रिएट करते समय अपन को दर्द हो तो इसे डिसयूरिया कहेंगे। हिमेटोयूरिया मतलब यूरिन में ब्लड भी आ रहा है, मतलब ब्लड सेल्स आ रही है, तो उसे हीमेटोयूरिया कहेंगे। ये अलग अलग बीमारियों के सिम्टम्स को डिनोट करने के लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं। एक देखो, डायबिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है, एक डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। मेलिटस होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से और इंसिपिडस होती है एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो अगर वो नहीं करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन के साथ निकलने लगेगा, इसका मतलब ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, ये इसके सिम्टम्स होंगे, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच की डेफिशिएंसी होती है। अब एडीएच जो होता है वो क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है, तो वो आप करवा नहीं पाओगे, तो यूरिन के साथ वाटर ज्यादा निकलेगा, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, ज्यादा यूरिन बनने लगेगा, जिससे डाईयूरेसिस या पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है किडनी फेल हो जाए, तो ऐसे केस में टेम्पररी इलाज तो है हीमोडायलिसिस और परमानेंट इलाज क्या, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब अपन हीमोडायलिसिस को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, फिर अपन चैप्टर को एंड करते हैं। देखो, हीमोडायलिसिस करने से पहले आर्टरी और वेन के बीच में एक टेम्पररी कनेक्शन बनाया जाता है, जो इस फॉर्म में बनाया जा सकता है जिसे एवी ग्राफ्ट कहते हैं, और ऐसे भी बनाया जा सकता है जिसे एवी फिस्टुला कहते हैं। फिर इनमें से अपन को क्या करेंगे, ब्लड निकालेंगे और उस ब्लड को कहां डालेंगे, हीमोडायलाइजर में डालेंगे, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, और वहां पर उससे ब्लड फिल्टर करके वापस इसी में ही डाल देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ ब्लड, एंड फिर उसे ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसमें एंटीकोगुलेंट भी मिलाएंगे। एंटीकोगुलेंट कौन सा मिलाएंगे, हिपेरिन, जिससे ब्लड क्लॉट ना बने, क्योंकि अब तो बॉडी के बाहर आ गया है। फिर इस ब्लड को अपन आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइजर मशीन जो होती है उसमें डालेंगे, जिसमें बेसिकली ऐसी ट्यूब्स होती है, और ट्यूब्स के चारों तरफ क्या होता है, डायलाइसिस सॉल्यूशन भरा रहता है, जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कंडीशन, अपनी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से। और ये ट्यूब जो होती है, इसकी वॉल जो होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिससे बड़ी चीजें जो होती है वो पास नहीं हो सकती, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, व्हेन ब्लड पास थ्रू दीज, जब ब्लड इनमें से पास होगा तो इसमें से बहुत सारी चीजें फिल्टर होगी, नाइट्रोजनस वेस्ट भी क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, और कितना करवाना है, किस सब्सटेंस को कितना करवाना है वो अपन कंट्रोल करेंगे डायलाइसिस सॉल्यूशन से। यही वजह है कि नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। फिर जो फिल्टर के बाद में मतलब जो यूरिया फ्री जो ब्लड है उसको वापस कहाँ डालना है अपन को, बॉडी के अंदर। उसे डालने से पहले उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, और साथ में उसमें एंटी हिपेरिन मिलाते हैं, क्योंकि पहले अपन ने हिपेरिन मिलाया था ताकि उसमें क्लॉट ना बने, और अब अपन एंटी हिपेरिन मिलाते हैं ताकि बॉडी अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर सके, ठीक है, और फिर वापस पेशेंट में डाल देते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी की मैकेनिज्म या हीमोडायलिसिस की मैकेनिज्म है। इसी के साथ ये अपना चैप्टर जो होता है वो पूरा होता है। उम्मीद करूंगा कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।